गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक्सटर्नल सोर्सेज आज हमें शुरू करना है। कल हमने क्या पढ़ लिया था? इंटरनल सोर्सेज। और एक बार अगर आप मेरे को बताओगे कि वो इंटरनल सोर्सेज भी जो थे उसके ऊपर नीचे कैसे कैसे टॉपिक का जो एक फ्लो था वो चल रहा था। कैसे चल रहा था बच्चों? हमने स्टाफिंग के बच्चे शुरू किए थे। 3 बच्चे होते हैं। पहला रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। आरएसटी बताया था आपको। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट के कितने बच्चे? 2 बच्चे। एक इंटरनल बच्चा, एक एक्सटर्नल बच्चा। फिर इंटरनल के भी कितने बच्चे? पीटी, प्रमोशन और ट्रांसफर। ठीक है ना। हमारे भाई साहब बता रहे थे कि पहले हमने पढ़े आरएसटी, फिर देन उसके 2 बच्चे इंटरनल और एक्सटर्नल, देन हमने करी पीटी। ठीक है ना। और ये पानी पी के ठीक है, हमने कर दी थी अपनी क्लास को वाइंड अप। ठीक है, तू नया ही बना दे। तो पीटी बोले तो प्रमोशन एंड ट्रांसफर। फिर उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी पढ़े थे हमने। मेरिट से एमएस धोनी और डिमेरिट से L5 एंटरप्राइज। आज बात करते हैं बच्चों किसकी? एक्सटर्नल सोर्सेस की। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोस्ट को फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फिल करते हैं, जब बंदे को बाहर से सर्च करते हैं हम, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं, बाहर से। ठीक है। तो उसे बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्यूजन होता है किसका? न्यू ब्लड का। और फ्रेश क्या आता है यहाँ पे? हमारे यहाँ पे टैलेंट आता है। ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कंपटीशन की स्पिरिट चली गई हो तो एक बार किसके बारे में जरूर सोचे आप? एक्सटर्नल के बारे में सोचे। बिकॉज बाहर से नया बंदा आएगा तो शायद पुराने वाले सुधर जाए। ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादा भी बताने के लिए कुछ और नहीं है मेरे पास। सीधा टेक्स्ट पढ़ना चालू करता हूँ। इसमें डिटेल में हमें क्या पढ़ना है? इसके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है ना। उसके 2 बच्चे थे ना पीटी, इसके 9 बच्चे हैं। कितने हैं इसके? तो आज का टास्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, आज का और कल का। ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर जा रहे तो हार्ड होता जाएगा ज्यादा चैलेंज। देखो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट रेफर्स टू सर्चिंग फॉर एम्प्लॉइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल सोर्सेज वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वो रिक्रूटमेंट होता है जहां पे हम सर्च करते हैं एम्प्लॉइज को फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे सोर्सेज से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू यूज एक्सटर्नल सोर्सेज। कह रहे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। झूठ बोल रहे हो आप, सरासर झूठ बोल रहे हो, घनघोर झूठ बोल रहे हो। केवल और केवल न्यू ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ओल्ड को भी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है बताना। हाँ हाँ, नीचे वाली पोस्ट तो खाली हो जाएगी ना, तो उसको तो अल्टीमेटली क्या करना है? फिल करना ही है। सही सुनो, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहे हैं कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन पुराना हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन नया हो, हर एक ने एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, एज ऑल द वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड थ्रू इंटरनल सोर्सेज। बिकॉज सारी की सारी वैकेंसी इंटरनल सोर्सेज के थ्रू फिल नहीं की जा सकती। बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है ना। वेरियस सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर एज अंडर। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या है? देखो बच्चों, क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है। और लगभग लगभग ये जो तरीका है ये अनस्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड लेबर होती है उनके लिए यूज किया जाता है। नमन भैया, इसमें होता क्या है? सब में इनमें हमने क्या करना है? देखो ऐसा तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है, इनमें कहानी पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है? कहानी है। ठीक है ना। और कहानी भी ऐसे नहीं कि बोरिंग सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ठीक है। आप वन बाय वन सुनते जाए। ठीक है ना। उसे एनालाइज करते जाए। बेसिकली एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री में हमें ना लेबर चाहिए। क्या चाहिए? डेली वेज बेसिस पे क्या चाहिए हमें? लेबर चाहिए। मे बी शायद
आज हमारी फैक्ट्री के अंदर अनलोडिंग ज्यादा हो रही हो या लोडिंग ज्यादा हो रही हो, बात समझ में आ रही है, तो हमें ज्यादा बंदों की जरूरत है या काम ज्यादा हो, है ना, लेकिन वो स्किल वाला काम नहीं है, ठीक है ना, अनस्किल्ड काम है, कोई भी कर सकता है उसे, या है तो उसमें ज्यादा कुछ खास स्किल्स की जरूरत नहीं है, तो हमें स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अनस्किल्ड लेबर या तो सेमी स्किल्ड लेबर। अब मेरे को फाइंड आउट करना है एम्प्लॉइज को, और लेट सपोज ऐसे मान के चलो, अपने आप को फील करो, उस कैपेसिटी में लेके आओ कि फैक्ट्री हमारी है और हमें फाइंड आउट करना है एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज इन द सेंस वर्कर्स को। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? आपकी फैक्ट्री है, हाँ जी, वर्कर्स को फाइंड आउट करना है, हमें कैसे करेंगे, मतलब वर्कर्स को इवेल्युएट नहीं करना है, उन्हें लेके आना है, कैसे लेके आओगे आप? डायरेक्ट क्या कर देंगे हम? पोस्टर छपवा देंगे। अरे इतना वर्कर को हायर करने के लिए न्यूज़पेपर में दोगे क्या? खर्चा बहुत ज्यादा होगा, ऐसे कोई ना होगा, और वे ऐसे कोई ना होगा। अभी चलो ठीक है, तुम तो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, खासकर चलो जैन साहब से बात करते हैं। जैन साहब, जब आपके यहाँ पे गाड़ी अनलोड होती है, लोड होती है, ठीक है ना, क्या न्यूज़पेपर में देते हो क्या एडवर्टीजमेंट? हम तो फोन पे बुला लेते हैं। अच्छा, एक तरीका हो गया फोन पे बुलाना, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया, ठीक, तुम एक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, तो तुम्हारा पर्सनल कांटेक्ट है किसके साथ? लेबर वालों के साथ, ठीक है ना, या जो उनका जो हेड है उनके साथ, तुम उसको फोन कर देते हो, सारी लेबर आ जाती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक फैक्ट्री सोचो, उसका भी थोड़ा लेवल बढ़ाओ। एक फैक्ट्री है, अब वो पर्सनल कांटेक्ट तो मेंटेन करेंगे नहीं लेबर से, तो उनके पास क्या ऑप्शन बनता है फोन से अलग? हाँ, या तो उन्हें कहेंगे, या फिर हम क्या छपवाएंगे, पोस्टर छपवाएंगे, और वो पोस्टर अपने फैक्ट्री के आसपास लगवा देंगे, या अपने फैक्ट्री के गेट पे लगा देंगे, या बाहर अगर हमने नोटिस बोर्ड लगाया है तो उस पे लगा देंगे। हाँ बोलो। अच्छा, उसमें क्या लिखोगे आप? उसमें क्या लिखोगे? एमबीए रिक्वायर्ड ऐसे लिखोगे? तो फिर हाँ, लेबर की जरूरत है, किस टाइम, कितने, हाँ, किस डेट, किस डेट को चाहिए आपको लेबर, और कितने बजे चाहिए, क्या रेट वगैरह होगा, ठीक है ना। भाई आप मजदूरी उसमें क्या कर दोगे, खोल दोगे। बात समझ में आ रही है? बस, जिन्हें भी काम करना होगा, जो भी इंटरेस्टेड होंगे, वो उस तारीख को, उस समय पे कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे? कहाँ पे? फैक्ट्री के गेट पे क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर हमें जितने बंदों की जरूरत है, जो हमने उस पे लिखा था, उतनों को जो हमें लगेगा, मतलब इसमें रास्ता भी फेंक सकते हैं, इसमें फेंक सकते हैं रास्ता, क्यों फेंक सकते हैं? स्किल की तो कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है ना। फिर भी रास्ता भी फेंक सकते हैं, जो हमें ठीक ठीक से लग रहे होंगे देखने में, तो उन्हें बुला सकते हैं। हाँ बोलो। ठीक है, यही क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बस ये कहानी थी इसके अंदर। अब थोड़ी थोड़ी इसमें टेक्निकल चीजें होगी, ठीक है, वो देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे एग्जाम्पल में ऑर्गेनाइजेशन मैंने किसको लिया? फैक्ट्री को। कह रहे इस मेथड में एक नोटिस लगा दिया जाता है नोटिस बोर्ड पर, किसके, किसके नोटिस बोर्ड पर? फैक्ट्री के या ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर, स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल, जिसमें क्या लिख दिया जाता है कि किस किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है ना। और इसमें टेक्निकल तो होती नहीं है, मैनेजरियल पोस्ट, ऐसे तो नहीं हो कि आपने बीटेक वालों को हायरिंग करनी है, एमबीए वालों की हायरिंग करनी है, कोई प्रोफेशनल लोगों की हायरिंग करनी है, और तुमने पोस्टर लगवा दिया, आ जाना भाई, इकट्ठे हो जाना, ठीक है ना, लाइन लगा लो भाई सारे यहाँ पे, जिसने बीटेक का रखी है भाई इस लाइन में आ जाओ, जिसने एमटेक का रखी है इधर लाइन में आ जाओ, और जिसने वो बीकॉम का रखी है तुम छपरी लोग इधर आ जाओ, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनके लिए नहीं करेंगे ना, वो किसके लिए होगा? जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, उसकी उनके लिए हायरिंग अलग तरीके से होती है, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। कह रहे जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑन द स्पेसिफाइड डेट। ओ नो, ये क्या लिखा है? जो जॉब सीकर्स होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं, असेंबल मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, आउटसाइड द प्रेमाइसेस, कहाँ पे? प्रेमाइसेस का मतलब असम्पशन होता है, इसी सब्जेक्ट में पढ़ा है हमने। हाँ, प्रेमाइस का मतलब दो होते हैं, ठीक है ना, एक तो वो अजम्पशन वाला जो हमने प्लानिंग में पढ़ा, क्या यहाँ पे प्रीमाइस का मतलब वही है क्या? ना, यहाँ पे वो फैक्ट्री वाला मतलब है उसका, है ना, हमारी बिल्डिंग वाला मतलब है, ठीक है। तो कह रहे कि जो जॉब सीकर्स है ना, जिन्हें जॉब चाहिए,
वो इकट्ठा हो जाएंगे कहाँ पे, आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑन द स्पेसिफाइड डेट, हमारी फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हो जाएंगे किस डेट पे, किस तारीख को, जो हमने उस पे सोची नहीं है, जो उस पे बताई है, हमारे सोचने से कुछ नहीं, जो हमने उस पे लिखी है उस दिन इकट्ठा हो जाएंगे वो, ठीक है ना। एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट, और फैसला क्या होगा, ऑन द स्पॉट होगा। चलो भाई ठीक है ना, तुम लग जाओ इधर, चालू कर दो अपना काम, ठीक है। आगे, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स, ये मेथड किसके लिए सुटेबल होता है, सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए क्या होता है, रहता है। द वर्कर्स अपॉइंटेड अंडर दिस मेथड आर नोन एज बदली वर्कर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, हिंदी का वर्ड है, हिंदी का वर्ड, ठीक है ना, बदली वर्कर्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो इस मेथड से जो वर्कर्स को, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, बेसिकली जो डेली वेजर्स होते हैं, हाँ उनको बोलते हैं बदली वर्कर्स, क्या बोलते हैं, बदली वर्कर्स, एंड आर पेड रेम्युनरेशन ऑन अ डेली वेज बेसिस, ठीक है ना। और इन्हें जो रेम्युनरेशन मिलती है वो मंथली मिलती है, या इन्हें कोई पैकेज मिलता है, या डेली बेसिस पे मिलती है, काम कर दिया लाओ साहब पैसा दो, ठीक है ना, वैसा रहता है, ठीक है। आगे, इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड, बहुत महंगा मेथड होता है, बोल दो ना, सस्ता क्यों होता है सस्ता मेथड, अरे तुम्हारे वो पोस्टर ही तो छपवाने, पोस्टर भी क्या तुम अपने, ठीक है वो प्रिंटिंग 5-10 रुपए का खर्च आ जाएगा तुम्हारा, मतलब पाँच एक पोस्टर को लगाने का, तुम अपने प्रिंटर से प्रिंट निकालोगे 5-10 रुपए की पोस्ट आ जाएगी तुम्हारे, तुमने लगवा दिए 20-30-50 पोस्टर लगवा दिए, ठीक है, 1000-500-1000 रुपए में जितने वर्कर इकट्ठे करने उतने इकट्ठे कर लो, ठीक है ना। और ये तो ठीक है, ये तो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से हम पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से चल रही है, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है, पोस्टर लगवाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। एक बारी बाहर किसी बंदे को भेज दो, हाँ भाई इतने वर्कर चाहिए, तुम्हें तुम्हें पीछे करना पड़ेगा, भाई रहने दो, ठीक है ना, इतने आ जाएंगे, समझ में आ रही है, वैसे भी भारत में तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, ठीक है। चलो सुनो, तो कह रहे हैं कि इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड, कह रहे हैं बहुत सस्ता मेथड होता है, एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी, क्योंकि कोई आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह यहाँ पे देना नहीं है, जस्ट पोस्टर छपा के बाहर लगानी है, और प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो हकीकत में तो वो भी नहीं करना है, किसी बंदे को ऐसे हल्का सा बोल दो, हे आएगा क्या तो लोग तैयार हो जाएंगे। आगे, हाँ वो वो बोला, बस एक कटिंग वाली चाय पी लूं उसके बाद आ रहा हूँ। इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज, ये मेथड सुटेबल होता है किसको फिल करने के लिए, अब देखो क्योंकि इतना सिंपल टॉपिक है तो डिस्काउंट में मत कर देना इसको, कभी डिस्काउंट में निकाल दो, एग्जाम में पूछ लेता है वो कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल का एक ऐसा सोर्स बताओ जो कैजुअल वैकेंसीज को फिल करने के लिए सुटेबल रहता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अभी तो बहुत आसान लग रहा है, बिकॉज आगे के तो अभी कितने भी पढ़ने हैं, 8 भी तो पढ़ने हैं, है ना, तो केस स्टडीज आती है इनमें से अच्छे खासे लेवल की, टॉपिक बहुत बड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं कि टॉपिक बड़ा टेक्निकल है, टॉपिक सिंपल है, ठीक है। तो इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज, ये कैजुअल वैकेंसीज को फिल करने के लिए सुटेबल होता है व्हेन देयर इज अ रश ऑफ वर्क, समझा नहीं, जब काम का ज्यादा लोड हो। अभी सुनो आप, कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है, नॉर्मली काम चल रहा है, शायद पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा किसी और टॉपिक में दिया होगा, लेकिन एक दिन लेंटर डलना है, उस दिन रश ज्यादा है, उस दिन काम का लोड ज्यादा है। अब लेंटर ऐसे तो है नहीं कि आज डलेगा आधा कल डालेंगे आधा परसों डालेंगे, वन गो में डलेगा, चाहे छोटा लेंटर हो चाहे बड़ा, कितना भी स्क्वायर फुट का एरिया हो, एक ही वन गो में जाएगा लेंटर, बिकॉज ऐसे नहीं होगा कि आधा बिट कर देंगे आधा कर देंगे, चाहे दिन रात काम करनी हो चाहे लेबर ज्यादा लगा, नॉर्मली ऐसे ही होता है, दिन रात कोई नहीं करता अभी काम, लेबर ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। नॉर्मली लेबर लग रही थी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे 5-5 लेबर लग रही थी, उस दिन आपने 25 लेबर बुलाई हुई है, 20 एक्स्ट्रा की जरूरत है, ठीक है ना, तो उस केस में कौन सा मेथड लगेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। नॉर्मली ऐसे भी होगा कि आपके यहाँ पे 5 लेबर आई है ना, तो तुम उन्हें पहले ही बोल दोगे भाई कल लेके आना अपने साथ वालों को लेके आना, 10-15-20 लौंडे जो भी होंगे लेके आना कल उन्हें, ठीक है ना। तो व्हेन देयर इज अ रश ऑफ वर्क, जब ये मेथड सुटेबल होता है जब काम का लोड ज्यादा हो, रश हो ज्यादा, और व्हेन सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं समझा मुझे, हाँ बिल्कुल। अभी जैसे क्या है कि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमारे यहाँ पे कुछ बंदे परमानेंट बेसिस पे आ रहे थे, वो डेली वही आ रहे थे, मतलब कैजुअली काम करने के लिए मिस्त्री के साथ वही आ रहे थे, ठेकेदार के साथ वही आ रहे थे। लेकिन अभी क्या थी, क्या कौन सा फेस्टिवल था अभी, नहीं, रक्षाबंधन, हाँ तो बोलने लगा भाई साहब वो मैं 2 दिन नहीं आऊंगा, हमने बोला क्यों,
बोले हर बार ही ऐसे ही हो जाता है कि वो हमारी वाइफ बोलती है हमें अपने पीहर जाना है, अपने घर जाना है, ठीक है ना, हम लेके नहीं जाते, तो इस बार सख्त ऑर्डर है, तो इस बार हमें जाना ही है, तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए हमें। हमने कहा ठीक है। तो ठेकेदार से हो गई बात, तो वो कहने लगे भाई ठीक है तुम छुट्टी पे रहोगे तो किसी और को बोल देना अपने बजाय कि वो आ जाएगा। अब वो हुआ यूं कि 2 दिन की छुट्टी पे नहीं वो गया, तो छुट्टी की 5 दिन की छुट्टी पे गया, है ना। एक दिन तो चलो ठेकेदार ने भी छुट्टी रख ली कि ठीक है हमारे वर्कर्स क्या है, अभी 1-2 दिन, अभी वो है त्योहार भी है, उसके भी घर पे काम है, भाई ठीक है, मालिक भी अपने काम में लग रहा है, मतलब त्योहार में लग रहा है, तो ठीक है। अभी क्या हुआ, जब वो 5 दिन की छुट्टी पे पता पड़ा कि 5 दिन की छुट्टी पे, तो ऐसे कोई ना, सब कोई रुक रुक के बैठेंगे, मालिक भी रुक के बैठेगा, ठेकेदार भी रुक के बैठेगा, वर्कर अपना मजे ले रहा है। वो 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 कह रहा है कि मैं तो अपनी वाइफ को लेके तो पीहर में गया था, लेकिन वो उनके और भी जो साथ में रिश्तेदार थे, तो सबके घर से मैं मिलाई लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो। तो ठीक है भाई, तू तो मिलाई लेके आ रहा है, इधर तो खाली बैठ गए। तो अभी क्या हुआ कि दूसरे वर्कर्स आ जाएंगे, है ना, ठेकेदार को बोल देंगे, उसी को बोल देंगे भाई तेरे साथ वालों को बोल दे, ठीक है ना, 2 दिन तो तू एबसेंट ही था, बाकी दिन के लिए भी जब तक तू नहीं आता तो दूसरे बंदों को भेज दे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मेथड कब यूज होता है, जब काम का लोड या कुछ हमारे परमानेंट वर्कर्स एब्सेंट हो, जो लगभग लगभग हमारे यहाँ पे आते हैं, वो क्या हो, एब्सेंट हो। ये इधर देखो ना, समझ गया आपको, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पहला क्या है, थोड़ा फ्लो में बोलोगे सर, वेरी गुड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स, ठीक है ना, जब भी हम इसे पूरा पढ़ करके फ्लो में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, उसके नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना, ऐसे करके, एमटी नहीं बनाई मैंने, इसके फ्लो से याद कराऊंगा आपको। पहला तो हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है बच्चों कैजुअल कॉलर्स, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकली बताता हूँ और आपके साथ भी ये होता होगा, ये ध्यान से सुनना बच्चों। जब भी आप आपके प्रेमाइसिस में होते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में होते हो, तो बहुत सारे बंदे ऐसे आते रहते हैं, जो मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आती रहती है जो अनसॉलिसिटेड होती है। अनसॉलिसिटेड समझते हो आप, अनसॉलिसिटेड क्या होती है, एक तो होता है कि मैंने उसको सॉलिसिट किया, मतलब मैंने उसको अप्रोच किया, हाँ वेरी गुड, और अनसॉलिसिट वो जिसको हमने अप्रोच नहीं किया, वो खुद आया। अभी आप आपके बिजनेस में होते हो तो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं ना, जी भाई साहब हमें रख लो, ऐसे आते कि नहीं आते हैं, हाँ अपनी मम्मी को साथ में लेके आते हैं कि हमें रख लो जी, ठीक है। अब जैसे है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे होता है, आपके यहाँ पे भी ऐसे ही होता होगा कि हमारे यहाँ पे परमानेंट ऐसे लगभग लगभग 8-10 बंदों का स्टाफ रहता है। तो अभी क्या है कि ठीक है, जो भी बंदा आता है ना, जो अनसॉलिसिटेड जो भी बंदा आता है हमारे यहाँ पे, कि वो अपनी मम्मी के साथ आता है, कहता है कि भाई साहब ऐसे हमने ना ऐसे 3 साल यहाँ पे काम किया है, हमने उनके यहाँ पे काम किया है, बस अब हम किसी वजह से हट रहे हैं वहां से, या हमने शाहपुर काम किया है, हमने कहीं और बड़ौद काम करते थे, दिल्ली से आए, अभी बस वहां से कोविड के बाद हम यहीं पे आ गए, बस, या हम चंडीगढ़ थे, पंजाब थे, अब बस हम यही रहेंगे। तो अब देख लो हमने 2-3 साल काम किया हुआ है, कोई अगर हो तो आपके यहाँ पे, हमें ऐसा हो सकता हो तो कुछ, तो रख लो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, हम अपने स्टाफ की ओर देखते हैं, हाँ भाई गड़बड़ कौन सा कर रहा है, ठीक है ना, उसकी उसकी पत्ती कटेगी अभी, ठीक है ना, अब वो सारे अलर्ट हो जाते हैं कि अरे या तो अभी या तो ये रहेगा अंदर, या तो हम रहेंगे। भाई सारे तो, भाई मान ले 10 बंदों की जरूरत है, तो स्टाफ तो 10 ही लोगों का रहेगा ना, है ना। तो अब जो भी गड़बड़ कर रहा है, जो छुट्टी लगा रहा था, या बाकी जो उल्टा पुल्टा कस्टमर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, तो उन सबकी छुट्टी होगी अभी, खैर। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, 10 के 10 बंदे बढ़िया है, हमने उसे मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, हमने उसकी एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन इन द सेंस, मैं तो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो स्टैंडर्ड तरीका यहाँ पे जो होता है हम तो वो पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली थोड़ा कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, हाँ भाई ठीक है भाई, ले ये डायरी ले, और इस पे अपना नाम फोन नंबर, ऐसे गूगल फॉर्म नहीं देंगे ऐसे, ठीक है ना, वो गूगल फॉर्म कहाँ समझेगा उसे, क्योंकि बिकॉज अच्छा ये भी क्या है, ये भी बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर के लिए नहीं है, लगभग लगभग अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए भी है ये वाला तरीका भी, ठीक है। तो हम बोलेंगे ले भाई ये डायरी ले, इस पे अपना नाम पता एड्रेस फोन नंबर वगैरह जो भी है वो लिख दे, ठीक है ना, जब भी जरूरत होगी कर देंगे, फोन कर देंगे तेरे को, तब आ जाना, बस यही तरीका है। जब हमें जरूरत होगी, जब हम इसे क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, ये आ जाएगा, अपने जलवे दिखाएगा, जलवे अगर अच्छे खासे दिखाए तो ठीक है, जॉब पक्की, नहीं है तो जाओ अपने घर, सिंपल। ये तो कैजुअल कॉलर्स।
कैजुअली जो लोग आते रहते हैं, हमने अप्रोच नहीं किया उन्हें, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हम नहीं गए थे उनके पास, वो हमारे पास आए। और वो ऐसे नहीं आती रहती है इस तरह की एप्लीकेशन, आपके यहाँ पे भी आती रहती होगी, तुम्हारे पापा लोग भी ऐसे बोलते होंगे, भाई देख अब तो जरूरत है नहीं है, अपना नाम पता लिखवा जा, जब जरूरत होगी तो बता देंगे। ठीक है ना, सीजन के टाइम पे 2 महीने का अगर सीजन होगा तो उस टाइम पे बुला लेंगे, या हमारा स्टाफ कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो उन्हें भी तो थोड़ा धमकी दे सकते हैं हम, ए बुलाऊं क्या उसे, करूं क्या उसे फोन अभी, ठीक है ना, तो ये ठीक थोड़ा ठीक ठाक हो जाएंगे। तो देखो कैजुअल कॉलर्स, कंपनीज जनरली रिसीव अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस, नहीं समझा, कंपनी के पास अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन आती ही रहती है। अनसॉलिसिटेड कौन, हाँ जो अपने आप आया, हमने अप्रोच नहीं किया से, उसने हमारे को ऑटोमेटिक अपने आप ही अप्रोच किया है। फ्रॉम जॉब सीकर, किसके पास से, जॉब से, ऑब्वियस सी बात है कि जॉब सीकर ही देगा एप्लीकेशन, ठीक है ना, एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर एप्लीकेशन इस तरह की आती रहती है। कंपनीज कीप अ डेटाबेस, कंपनी इनका क्या रखती है, डेटाबेस रखती है। अगर आपके पापा ने भी 4-5 बंदों के नाम लिख के रखे होंगे ऐसे कि जो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे आए, तो उनमें से देखिए कौन सा होशियार सा लग रहा था, पहले से फोन करेंगे अगर जरूरत होगी तो कह रहे कि कंपनी क्या रखती है, डेटाबेस मेंटेन करके रखती है ऑफ सच एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन का, एज दे कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बिकॉज आपको जब जरूरत पड़ेगी तो ये काफी बढ़िया तरीका हो सकता है, अच्छा तरीका हो सकता है, किसका, रिक्रूटमेंट का। व्हेन अ सुटेबल वैकेंसी अराइजेस, जब एक क्या होगी बच्चों, सुटेबल वैकेंसी अराइज होगी, सच कैजुअल कॉलर्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, तब आप इन्हें कंसिडर करोगे किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब तब आप इन्हें क्या दोगे, जॉब दोगे, ठीक है ना। इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड, अबे उसमें तो पोस्टर छपवाने पड़ रहे थे, इसमें तो वो भी नहीं करने पड़ रहे, तो महंगा तरीका हुआ ना आयुष कुमार, सस्ता हुआ कि महंगा, सस्ता है, ये तो बिल्कुल फ्री है, हमने उसे फाइंड आउट भी नहीं करना पड़ा, वो खुद ही आया हमारे पास, तो ये बोल रहे इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड एज देयर इज नो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी को एडवर्टाइज करने की कोई भी कॉस्ट नहीं आती है, उल्टा वही नाम पता वही लिख के गया, हमारा पेन लगा कॉपी लगी बस, ठीक है ना, समझा क्या आपको, आगे चले क्या। अब थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है और थोड़ा अभी अपग्रेड करो। तीसरा तरीका है बच्चों एडवर्टाइजमेंट। अच्छा ये इंटरनल चल रहा है क्या एक्सटर्नल, कैसे एक्सटर्नल, झूठ बोल रहे हो, पहले वाला कैसे था बाहर से बताइयो, अंदर से कहाँ आया, हम कोई लेबर है, ठीक है ना, हमने वो बाहर पोस्टर चिपकाया, वो बाहर से तो है, हमारे कंपनी के अंदर से कोई आ रहे लोग। अच्छा फिर वो कैजुअल कॉलर, वो हमारे कोई फैमिली मेंबर कोई था, ठीक है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कोई बंदा था, वो तो कोई बाहर का बंदा था, एक्सटर्नली चल रहे हैं बच्चों। अभी क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है, चलो नाम से बता दो, एडवर्टीजमेंट तुम्हें क्या लगता है कि ये अनस्किल्ड के लिए होगा, सेमी स्किल्ड के लिए होगा, या स्किल्ड लोगों के लिए होगा, अच्छा स्किल्ड में भी ये मैनेजरियल पोजीशंस के लिए भी हो सकता है और टेक्निकल लोगों के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब जो इंजीनियर वगैरह है ना, जो मैनेजरियल पर्सनल है, एमबीए है, सीएस है, सीएस है, सीएमए है ना, प्रोफेशनल लोगों के लिए कौन होता है एडवर्टीजमेंट, जहाँ पे आप प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या देते हो, एडवर्टीजमेंट देते हो, ठीक है ना। तुम बता दो ना थोड़ा, सस्ता तरीका होगा महंगा तरीका होगा, महंगा तरीका होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट को देने में पैसा अच्छा खासा लगेगा, यस और नो। अच्छा इसमें जब भी आप एडवर्टीजमेंट दोगे तो इससे फ्लड आ जाती है, क्या आ जाती है, किसकी, रिस्पॉन्स की, इट ब्रिंग्स इट ब्रिंग्स फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स, कैसे, नहीं समझा मेरे को, जब एडवर्टीजमेंट दोगे तो बहुत सारे लोग, क्योंकि यार जहां जहां तक भी उस अखबार की, उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जहां जहां तक क्या होगी, रीच होगी, है ना, तो मास लोग क्या करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। आगे चल सकते, पढ़ा दूं कि मेन मेन पॉइंटर्स बताए मैंने, आगे देख लो। कह रहे अंडर दिस मेथड द एडवर्टीजमेंट इज गिवन इन न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट कहाँ पे दिया जाता है, या ट्रेड जर्नल्स, ट्रेड जर्नल समझते तुम, बिजनेस की मैगजीन्स होती है, जो बिजनेस मैगजीन्स होती है ना, ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, ट्रेड जर्नल्स मतलब उसमें बेसिकली इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज का डेटा होता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ मैगजीन्स निकलती है, कुछ जर्नल निकलते हैं कि जिनमें रहता है कि भाई अब इस इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ आ रही है,
है ना। अरे जैसे पहले तुमने देखा होगा ना, वो बचपन में, पता नहीं देखा भी नहीं देखा, ऐसे मैगजीन आती थी ना, संगनी वगैरह ऐसे आती थी, तुमने देखा जिसमें मम्मी वो उसके कढ़ाई बुनाई के डिजाइन देखती थी ऐसा, रूपायन वगैरह, अगर अपने नाम से। हाँ, अभी तो नहीं शायद आती, पहले अभी भी आती है, एक दिन आती है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह की, तो ऐसे वो मैगजीन कैसे होती है, वो नॉर्मली क्या है कि खाना बनाने का, उसमें रेसिपी वगैरह लिखी रहती है, और उसमें बाकी थोड़े बहुत चुटकुले हो गए। तो ये भैया, ये किस तरह की मैगजीन है, ट्रेड जर्नल किस तरह की मैगजीन में ऐसे नहीं होता खाना बनाने की, उसमें थोड़ा बिजनेस के रिलेटेड क्या रहता है, कंटेंट रहता है, ठीक है ना। तो जब बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट रहता है तो उन्हीं में एडवर्टीजमेंट वगैरह दे दो आप, है ना। तो जो लोगों को जरूरत होगी वो क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ट्रेड जर्नल में कर सकते हो, बिजनेस डायरेक्टरीज होती है उनमें कर सकते हो, येलो पेजेस होते हैं, ये सब बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी मैगजीन्स वगैरह होती है, या कोई बिजनेस न्यूज़पेपर है ना, या कोई स्पेसिफिक कोई पेपर है ना, जो बिजनेस के किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग निकल रहा है, जैसे येलो पेजेस बता रहे हैं, या फाइनली टीवी में आप दे सकते हो अलोंग विद द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब। साथ में क्या देना होगा आपको, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा, किसका, जॉब का, कौन बंदा चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उसने कितने प्रोजेक्ट क्या किए हो, हैंडल किए हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे, अपना डिस्क्रिप्शन देंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है। अब वही बंदे अप्लाई करेंगे जो वो उसको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये बोल रहे हैं अलोंग विद द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब एंड इट्स रिक्वायरमेंट, जॉब का फुल डिस्क्रिप्शन देंगे और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हम वो बताएंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड, सबसे कॉमन मेथड है, स्पेशली टू रिक्रूट स्किल्ड एंड एजुकेटेड एम्प्लॉइज, खासकर किसको हायर करने का, स्किल्ड और एजुकेटेड एम्प्लॉय, चाहे वो मैनेजरियल पोजीशन के लिए हो, चाहे वो टेक्निकल पोजीशन के लिए हो, ठीक है ना। द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दैट मैनेजमेंट गेट्स अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन। क्या बोल रहा है, कह रहे कि इसका फायदा ये है कि मैनेजमेंट को क्या मिल जाते हैं, एक वाइडर चॉइस मिल जाती है, मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स मिल जाते हैं जिनमें से वो फर्दर क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग गिव्स अ फ्लड ऑफ रेस्पॉन्सेज, थोड़ी देर पहले मैं ये बोल रहा था आपको कि एडवर्टाइजिंग से आपको क्या मिल जाएगा, एकदम से बाढ़ सी आ जाएगी आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स की, ठीक है ना। एंड मैनी टाइम्स अनसुटेबल कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड, कई बार इतना दिमाग खराब हो जाता है, अपने को पोजीशन तो फिल करनी है 10, हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया, कर दिया, 1000 लोगों ने अप्लाई, ठीक है ना। हमने शुरू में तो लेट लेट के चेक किया पूरा, ठीक है ना, पूरा डिटेल में जा करके। अब वो जो शुरू में हमने क्या किया, जब हम शुरू में तो पूरा डिटेल में जा जाके क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो वहां पे तो जो अच्छे अच्छे बंदे भी थे, तो मान लिया हमने सोचा कि अभी आगे और अच्छे बंदे रहेंगे, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बाद में हो गया दिमाग खराब, बाद में एचआर का क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, बाद में बोला, चल चलो अंदर, ठीक है ना, हो गया काम। कई बार ऐसा होता, अरे होता है ना कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया, तो बंदे को वो संभल ही नहीं रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या हो जाता है, जो वाहियात इंसान होता है ना, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे रेस्पॉन्स आ गए, जो वाकई में जो अच्छा बंदा था उसको तो हमने ये बोल करके कि नहीं नहीं अभी तो और बंदा अच्छा मिलेगा, उसको तो रिजेक्ट कर दिया, जाओ तुम हमारे मतलब के नहीं। बाद में घटिया घटिया बच गए मान लिया, ठीक है ना। अब उसमें से क्या करने पड़ गए, आपको सेलेक्ट करने पड़ गए, ठीक है ना, वरना एचआर पे बात आ जाएगी ना, है नालायक, 1000 लोगों ने अप्लाई करा था, 10 ही तो पोस्ट फिल करनी थी, 1000 लोगों में 10 नहीं फिल करी गई, बाद में वाहियात बंदा क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाता है कि कई बार गलत बंदा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। ये इसका फायदा है कि नुकसान है, फायदा क्या है इसका, बहुत सारा, और नुकसान ये है कि उस बहुत सारों में से कई बार आप गलत बंदे को चुन सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या है, अभी तक मैंने आपको 3 हेडिंग पढ़ाई, 3 तरीके पढ़ाए, बोल दोगे आप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है ना। आगे उसके बाद पूरा फ्लो करते रहेंगे रहेंगे आगे आगे, और आपको मतलब जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक सारी चीजें आपके टिप्स पे होगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखो होता क्या है, देश के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को मतलब ये ऐसी संस्थाएं होती है जो सरकार चलाती है, कौन चलाती है, ये लगभग लगभग हर एक जिले में होती है, जैसे मुजफ्फरनगर में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सरकार इन्हें क्यों चलाती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती है सरकार,
खासकर जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बोला कि भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और गवर्नमेंट अपनी उस जिम्मेदारी को पूरे करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो क्या करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, और यहाँ पे होता क्या है कि जो बंदा अनएम्प्लॉयड है, जो बंदा क्या है, खासकर ये थोड़ा सेमी स्किल्ड के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, सेमी स्किल्ड के लिए। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि ये जो टेक्निकल वाले होते हैं, मैनेजरियल होता है, उनके लिए नहीं होते, हो सकते हैं, लेकिन जो मैनेजरियल वाले लोग होते हैं, टेक्निकल वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को जाके यहाँ पे क्या नहीं कराते, रजिस्टर्ड नहीं करा। थोड़ा ईगो वाली सी बात आ जाती है कि अरे पढ़े लिखे हैं, हम जाके इनमें रजिस्टर कराएंगे, वो वाली बात। अदरवाइज कुछ नहीं है, गवर्नमेंट उनको भी जॉब प्रोवाइड करा सकती है। कैसे, तो ये जो भी बंदा अनएम्प्लॉयड है, वो कहाँ पे जाएगा, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, मतलब इनसे मतलब है मेरा, ये वाले जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जो ऑफिसेज है, इनमें जाएगा, अपने आप को अपना डिस्क्रिप्शन देगा, पूरा अपनी डिटेल्स बताएगा कि भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन मैंने करके रखा है, ये वगैरह, वो मेरे को जॉब चाहिए, यानी कि अपने आप को रजिस्टर करा देगा वहां पे। क्या करा देगा, साइन अप कर देगा। क्या कर देगा, अच्छा। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ना, लेट सपोज मैं तो वो बंदा हूँ अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना, और बीच में ये एजेंसी है, ठीक है ना, और लेट सपोज आप कौन हो, एम्प्लॉयर हो। कौन हो, थोड़ा इज्जत दे रहे हैं, सुन लो, ठीक है ना। मैं अनएम्प्लॉयड बंदा हूँ, इधर बीच में क्या है, एजेंसी है, और आप कौन हो, एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉय में और एम्प्लॉयर में फर्क समझते हो, ऐसे बेइज्जती तो नहीं करवाओगे, जो काम करने वाला है, और एम्प्लॉयर, अच्छा, एक तो होता है जॉब गिवर, एक होता है जॉब सीकर। जॉब गिवर तो कौन, एम्प्लॉयर, बोले तो मालिक, और एम्प्लॉई, ई ई ई, हाँ वो कौन है, जो जॉब सीकर है, या जो एक्चुअल में काम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, वो एक्चुअल में काम भी कर रहा हो। मेरे केस में क्या है, प्रोस्पेक्टिव है, बिकॉज मेरे को तो भी जॉब नहीं मिली, मैंने अपने आप को जाकर के रजिस्टर कराया, साइन अप करा, कहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस में, ठीक है ना। अभी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले होते हैं ना, ये मेरे तो टच में है ही है, मतलब मेरे से मतलब है मेरे और मेरे जैसे तमाम लोगों के टच में है जो बेरोजगार है, ठीक है ना। अच्छा, ये किसके भी टच में होते हैं, किसके टच में भी होते हैं, एम्प्लॉयर के टच में, मतलब कंपनी के टच में होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह के टच में होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि वो जो फैक्ट्रीज होती है, जब उन्हें बंदों की जरूरत होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें बंदों की जरूरत है, वो किसको कांटेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। किसको कांटेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों को कांटेक्ट करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे भी उन्हें बंदे चाहिए, जिस टाइप के उन्हें बंदे चाहिए, उस टाइप के बंदे अपने इन्होंने डेटा मेंटेन करके रखा हो एक्सेल में। एक्सेल में डालेंगे फिल्टर, क्या लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे कि जिन जिन की ये क्वालिफिकेशन, उन बंदों की लिस्ट निकल के आ जाए। और ये डेटा किसको प्रोवाइड करा देंगे, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले, तीन पार्टी चल रही है, एक अनएम्प्लॉयड बंदा, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और एक एम्प्लॉयर, ठीक है ना। मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया, और ये मेरे तो टच में ही है, साथ में एम्प्लॉयर के भी टच में है। उनको जब जरूरत पड़ेगी तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले क्या करेंगे, वो डेटा को किसको दे देंगे, किसको देंगे, एम्प्लॉयर को देंगे। अब वो एम्प्लॉयर उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे को बुला लेगा कि भाई तुमने अपने आप को रजिस्टर कराया था, हमें डेटा वहां से मिला है, तुम्हें जॉब की जरूरत है तो जो भी, जैसे भी इंटरव्यू वगैरह जो भी तुमने शेड्यूल किया होगा, राउंड वगैरह जो भी आपने लेने होंगे, या जैसे भी हायरिंग होगी, जिस टाइप की भी हायरिंग होगी, वो तुम्हें बुला लेंगे। कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने क्या किया, मीडिएटर का काम किया। किसका काम किया, किसको किससे मिलाने का काम किया, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से मिलाने का काम किया। और ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, ये क्या नहीं लेते कोई भी, ना तो मतलब मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद उनसे पैसे लेते होंगे, शायद उनसे पैसे लेते होंगे, किनसे, एम्प्लॉयर से। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड बंदा है, उससे तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट रन करती है गवर्नमेंट ही ने। इनसे क्यों नहीं लिया जाता चार्ज, और उनसे क्यों लिया जाता, रीजन बता दोगे आप मेरे को। ये तो बेचारे पहले ही सताया हुआ है, ये तो वैसे ही सताया हुआ है, इसे तो काम चाहिए उल्टा, और इससे क्या पैसे लेंगे, उनको जरूरत थी। अरे वो तो बिजनेस वाले हैं ना, तो उनसे तो क्या लेंगे, पैसा लेंगे, बिकॉज तुम्हारे ऐसे क्या फ्री में कोई ना काम कर रही है, सरकार सैलरी देनी है अपने ऑफिसर्स वगैरह को, जो एम्प्लॉइज उधर काम कर रहे हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं, ठीक है ना, कि हमने तुम्हें डेटा दिया, मैच कराया बेसिकली, तो इसलिए। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बैकवर्ड एरिया में शायद ना भी ले, अगर कोई बैकवर्ड एरिया हो तो शायद गवर्नमेंट वहां पे पैसा भी
ना ले, किससे भी, बिजनेस वालों से भी, बिकॉज ऐसा सोचे कि अरे हम तो हम तो दे नहीं रहे हैं, जो कम से कम ये दे रहे हैं तो इनको गरीबों को तो बगैर दो, ठीक है ना। तो वैसा समझा क्या आपको। एक बार चलो इज्जत के साथ पढ़ के देखो, मैं तो अभी पढ़ा ही रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सारे बुलेट देखो, मैंने सब कवर कर लिए। हो गया। आया क्या समझ में। पहले वाला, अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन बाय द गवर्नमेंट आर यूज्ड फॉर फिलिंग अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए तीन तरीके देख लिए हमने। एक बीच में जबरदस्ती कौन घुसा दिया था, एडवर्टीजमेंट, वो किसके लिए होता है, वो स्किल्ड के लिए होता है, चाहे वो मैनेजरियल हो चाहे वो टेक्निकल हो। चलो देखते हैं इस मेथड में क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको यूज किया जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को फॉर फिलिंग अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब। अनएम्प्लॉयड पर्संस गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद दीज एक्सचेंजेस। जो अनएम्प्लॉयड बंदा है वो अपने आप को रजिस्टर कराता है कहाँ पे, इन एक्सचेंजेस में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कीप इन टच विद द एम्प्लॉयर, ये किसके टच में होते हैं, एम्प्लॉयर्स के टच में होते हैं। एट द एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट, किसकी रिक्वेस्ट पे, एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट पे, दे प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, दे वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या एम्प्लॉयर के लिए, हाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए। प्रोवाइड कौन कराएगा, दे प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, दे प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, तो दे तो कौन ही होंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जो सामने वाले की यानी कि जो एम्प्लॉयर की जो मतलब जो भी उन्हें चाहिए बंदा, क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए ऐसे बंदों की इन्हें लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्व एज अ लिंक बिटवीन, ये क्या होता है, यानी कि मीडिएटर का काम कर रहे हैं किसके बीच में, जॉब सीकर्स और जॉब। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जो फ्री में चलाई जाती है, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि जो फ्री में चलाई जाती है और जो लिंक क्रिएट करने का काम करते हैं जॉब गिवर के बीच में और जॉब सीकर के बीच में, या एक ऐसा तरीका बताओ एक्सटर्नल सोर्स का, तो आप क्या बोलोगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फाइनली कितनी हेडिंग पढ़ ली हमने, चार। कौन कौन सी, डायरेक्ट, कैजुअल, एडवर्ड, एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज। अब ध्यान से सुनो उसको, मतलब मैं अभी पूरा पढ़ देता हूँ, जब भी मैं फ्लो में बोलूंगा ना तो जस्ट इतने बोलूंगा, प्लेसमेंट एजेंसीज, अभी पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ तो पूरा पढ़ लो। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये इसका ही, किसका, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसके डिफरेंसेस सुनना, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ना बच्चों, ऐसी कौन होती है, प्लेसमेंट एजेंसीज होती है। कौन होती है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है ना। मतलब ये बेसिकली ध्यान से सुनो, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं उन्हें तो कौन रन करती है, लेकिन जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है प्राइवेट होती है, ये प्राइवेट ओन्ड होती है। अरे बेसिकली इनका काम ही क्या होता है, इनका काम होता है दूसरी कंपनीज के लिए क्या करके देना, हायरिंग करके देना। लेट सपोज तुम्हारी अपनी 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 क्या है, अलग अलग कंपनी है, और तुम या तो देखो दो तरीके तुम्हारे पास हायरिंग करने के, या तो तुम खुद ही क्या करो, स्टाफिंग करो, तुमने अपना स्टाफिंग डिपार्टमेंट रखा होगा या तुमने अपना एचआर डिपार्टमेंट रखा होगा तुम, लेकिन ये लोड लेना नहीं चाहते हो, एक तो तरीका ये है। दूसरा ये कि तुम लोड लेना नहीं चाहते हो, तुमने बोला अरे हम कहाँ करेंगे काम, हम अपने धंधे में लगेंगे तो हम ये करेंगे। तुम करोगे अभी क्या, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब तुम यही काम किससे कराओगे, एक ऐसी कंपनी से कराओगे जिसका काम ही क्या है, दूसरी कंपनीज के लिए क्या करना, हायर करना। लेट सपोज हम ये कंपनी है, ठीक है ना, तो आप आओगे हमारे पास कि जी हमें ना ऐसे वैसे 50 बंदे चाहिए इन इन पोजीशंस के लिए, है ना, हम तो तुम्हारे से लमसम पैसा लेंगे।
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो फ्री में चलाए जाते हैं, यहाँ पे पैसे ले जाएंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और पैसे दोनों ही पार्टी से लेंगे हम, ठीक है ना, तुम्हारे से भी लेंगे और किससे भी लेंगे, उस बंदे से भी लेंगे। तुम तो हमारे पास आए कि जी हमें हमारे लिए तुम क्या करो, हायरिंग करो, ऐसे ऐसे बंदों की क्या करो, हायरिंग करो, हमें ये बंदे चाहिए। अच्छा, हम तो, हमारा तो काम ही यही है, हम तो तुम्हारे लिए बाकी दूसरों के लिए यही काम करते हैं, ठीक है ना। और हमारा तो रूटीन नेचर का वर्क है, हम हमारे यहाँ तो हायरिंग चलती रहती है। हमने मतलब हम बंदों को इवेल्युएट करते रहते हैं, वो स्टाफिंग की, सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस हम क्या करते रहते हैं, लगाते रहते हैं। जैसे ही क्या होगा, जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट आई, हम जो बंदे हमने सेलेक्ट करके रखे हैं, हम ये कॉन्टिन्यूसली उन बंदों को इवेल्युएट करते रहते हैं, सेलेक्ट करके रखे हैं हमने। जैसे ही तुम्हारी रिक्वायरमेंट आई, उन बंदों को कहाँ पे भेज दिया, तुम्हारे यहाँ पे भेज दिया। मतलब तुम्हारी बेसिकली हमारे बिहाफ पे हमने बोला कि भाई तुम्हें यहाँ पे जॉब मिलेगी उन बंदों को, ठीक है ना। अच्छा, तुम्हारे से हम क्या करेंगे, अच्छा खासा मोटा पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज तुम्हारे लिए हम कम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस बंदों से, इन जो अनएम्प्लॉयड बंदे हैं ना, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, या करते ही है। सुनो सुनो सुनो, ये तरीका अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए या स्किल्ड के लिए होगा, अनस्किल्ड के लिए, स्किल्ड के लिए। भाई नाम में देखो भारीपन आ रहा है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये भाई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, किसको, अलग अलग बड़े बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े क्लाइंट्स को, है ना, कि भाई आपके लिए ऐसे ऐसे बंदे सुटेबल हो सकते हैं, या ये पोस्ट बनाओ, ठीक है ना, उसके लिए हायरिंग भी हम ही करके दे देंगे। तो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं, मोटी फीस चार्ज करते हैं, एम्प्लॉयर से भी और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट से भी। बात समझ में आ रही है। तो मतलब बेसिकली है तो क्या, जो प्लेसमेंट एजेंसीज है ये भी मीडिएटर का काम कर रही है, किसका काम कर रही है। तो फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और इनमें फर्क क्या है, मेरे को दो तीन डिफरेंसेस बता दो जल्दी से। तो गवर्नमेंट चलाती है या प्राइवेट पार्टी चलाती है, वो सोशल वेलफेयर में चलाते हैं, ये प्रॉफिट अर्निंग का पर्पस होता है इनका, प्रॉपर प्रॉपर बिल्कुल। वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए मेनली रहता है, ये मेनली। ये तीन चार डिफरेंसेस आप लिख सकते हो इसमें, अगर एग्जाम में आते भी है तो, कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और प्लेसमेंट एजेंसीज में डिफरेंस बता दो। तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, पढ़ा दूं क्या। अच्छा, ये ये कंट्री वाइज या पूरे के पूरे कंट्री के अंदर क्या करते हैं, जो सप्लाई और डिमांड होती है जॉब्स की, उनको मैच करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसा सोर्स बताओ जो पूरे देश के अंदर नेशन वाइज क्या करते हैं, नेशन वाइड बेसिकली, कि डिमांड और सप्लाई को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, किसकी, जॉब्स की, ठीक है ना। तो देखो, अंडर दिस मेथड दिस सर्विसेज ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर यूज्ड। इस मेथड में हम किसकी सर्विसेज यूज करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज की और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की। हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटिंग, जो पूरा क्या ले रही है, जिम्मेदारी ले रही है, किसकी, रिक्रूट करने की एंड सेलेक्ट करने की एम्प्लॉइज को ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। करेंगे हम, लेकिन किसके लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों कर रहे हैं, हमारा काम ही पैसा मिलेगा हमें, ठीक है ना। दे चार्ज फीस फॉर देयर सर्विसेज, ये क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। दिस मेथड इज सुटेबल वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड। ये मेथड वहां पे सुटेबल होता है जहां पे बहुत डिटेल में जाकर के आपको बंदे को क्या करना है, चेक करना है कि ये बंदा हमारी पोस्ट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हो सकता है या नहीं। अच्छा देखो, मान लिया एक लाला जी है ना, लाला जी का धंधा बढ़ रहा है अभी, ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, उन्हें तो ये पता है कि भैया हमें धंधा करना है, ठीक है ना, वो कह रहा है हमारे को कोई ना हायरिंग करनी आती, कैसे बंदे को हायर करना है, कैसे, हमें तो क्या देना है, पैसा देना है, क्या देना है। अभी लाला जी ने करा किसको हायर, प्लेसमेंट एजेंसीज को, वो इनके ब्याह पे करके देंगे, ये तो मुंह पे इनके पैसा फेंक के मारेंगे, ये पकड़ो पैसा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये मारेंगे पैसा फेंक के और बस तमाशा देखेंगे। रिक्रूटमेंट करने का काम किसका, प्लेसमेंट एजेंसीज का। सिलेक्शन करने का काम किसका, लाला जी ने पैसे दिए, बंदा आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर काम करेगा। वो प्लेसमेंट एजेंसीज भी और वो बंदा भी, वो सब किसके अंडर में चलेंगे, लाला जी के अंडर में, है ना, रिपोर्टिंग करेंगे, है ना। अब मान लिया वो प्लेसमेंट एजेंसी ने जो करके दिया ना हायर बंदा, वो वाहियात बंदा हायर करके दिया, लाला जी किसकी जान को आ जाएंगे। लाला जी की शब्द तो बोलता नहीं मैं,
लेकिन जितना तुम्हारे लिए जरूरी है बस उतना ही बता देता हूँ। वाहियात बंदा आ गया, ठीक है ना, वो प्लेसमेंट एजेंसी वाले के, जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो मैनेजर है ना, वो उसको बुलाएंगे, बुला के। तो ये भाई क्या, पहले तो ये बताएंगे कि क्या बंदा क्या क्या स्वाद हायर करके दिया तुमने ये ये कुछ है, टेस्ट कुछ है ये, बिकॉज लाला जी क्या कर रहे हैं, ये इतना बड़ा कलाकार हायर करके दिया है। क्या चीज, हाँ, ये तो फिर भी बहुत इज्जत है, मैं बस बोल नहीं सकता आगे, मेरी भी कुछ लिमिट है, ठीक है ना ठीक है, और ज्यादा जलवे देखने तो डीएवी पब्लिक में जाके देखना, फिर कोई भी हो, फिर प्रिंसिपल हो, टीचर हो, ठीक है ना, माहौल बनता है असली, चाहे क्लास चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो। तो कह रहे हैं कि सुनो 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 सुनो, ए सुनो ना, लाला जी इतना तो बोल देंगे, वो तो मैं बोल सकता हूँ, मैं क्लास में बोल सकता हूँ, ठीक है, लाला जी बोलेंगे भाई हमें तो अकल नहीं थी, तमीज नहीं थी हायर करने की, कि किस पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए किस बंदे को हायर करना था, उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, हमें तो तमीज नहीं थी, साले पैसा तुझे ऐसे ही दिया था, ठीक है ना, तुझे तो तमीज थी, तू हमारे से भी बड़ा निकला, हमें तो चल तमीज नहीं थी, तुझे तो तमीज थी, तूने भी क्या, हाँ तेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा हुआ, फिर उससे बढ़िया तो हम ही कर लेते हैं, इतना पैसा फूका हमने, ठीक है, चलो। दिस मेथड इज सुटेबल, ये मेथड सुटेबल होता है व्हेन वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड, एक्सटेंसिव मतलब बहुत जबरदस्त अंदर घुस के, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये प्लेसमेंट एजेंसीज वाले क्या होते हैं, ये इनका तो काम ही है, ये तो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो तो जस्ट मैंने एक बताया आपको कि ऐसा हो सकता है कि कई बार अनसुटेबल बंदा क्या हो जाता है सेलेक्ट, ये भी अब सुनो, मजे की बात ये है बच्चों, एक चीज बताऊं आपको, जो प्लेसमेंट एजेंसीज वाले हैं ना, प्लेसमेंट एजेंसी अपने आप में एक तरीका है हायरिंग करने का, प्लेसमेंट एजेंसी वाले भी एक तरीका यूज करते हैं हायर करने का, कौन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, वेरी गुड, एडवर्टीजमेंट, समझा क्या, हाँ बोलो ना, अरे इनको भी तो फाइंड आउट ही करने हैं ना बंदे, भले अपने लिए नहीं करने हैं, अपने क्लाइंट के लिए करने हैं, लेकिन करने तो है ना, तो ये भी प्लेसमेंट एजेंसी वाले भी किससे हायरिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह दे करके, ठीक है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे ये मेथड जब लगता है जब एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग की बहुत ज्यादा चेकिंग करने की आपको जरूरत होती है, जो लाला जी को नहीं आती, लेकिन आप तो एक्सपर्ट हो, आपको आती होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, ये ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करते हैं किसको रिक्रूट करने में, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सोनल को, जो बंदा टेक्निकल है मतलब टेक्निकल पोस्ट के लिए जो बंदा सुटेबल है उसको हायर करने में, प्रोफेशनल लोगों को हायर करने में, और मैनेजरियल लोगों को हायर करने में, ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। दे स्पेशलाइज्ड इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट, ये स्पेशलाइज किस में होते हैं, जो मिडिल लेवल प्लेसमेंट्स होते हैं और जो टॉप लेवल प्लेसमेंट्स होते हैं, उनको हायर करने में क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, और मतलब इनको क्या होती है, उसमें एक्सपर्टीज होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, या अनस्किल्ड के लिए, प्लेसमेंट एजेंसीज किसके लिए होती है, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, तुमने वो देखी होगी, बॉडीगार्ड मूवी देखी होगी, है ना, तो उसमें वो जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो जो सलमान खान होता है, वो एक एजेंसी से आता है ना, उसके थ्रू, है ना, कि हमें तो भाई वही बंदा चाहिए ऐसे कि पर्टिकुलर, तो हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि मिडिल लेवल और टॉप लेवल जो एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होती है ये, उनके लिए हेल्पफुल भी होते हैं और स्पेशलाइज भी होते हैं उन कामों में। दीज एजेंसीज मेंटेन द बायोडेटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये एजेंसी भी क्या करके रखती है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कैंडिडेट्स का डेटा मेंटेन करके रखती है, एंड रिकमेंडेड सुटेबल नेम्स टू एम्प्लॉयर्स ऑन डिमांड, जैसे सामने वाला क्या करेगा, डिमांड करेगा एम्प्लॉयर, तो हम उसको सुटेबल नेम क्या कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे, उसके बदले में हम पैसा लेंगे इनसे, ठीक है ना। दे प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विसेज, ये पूरे देश भर में, ये जो एजेंसीज होती है अपने पूरे देश भर में सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्या करने में, इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई,
जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी डिमांड और सप्लाई को क्या करने में मैच करने की जो सर्विसेज होती है, मैचिंग की वो सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं। से यस और नो? ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों आज का हमारा टास्क क्या होता है, यहाँ पे जो हमने सोचा था वो कंप्लीट हो गया, और बाकी का ये इसके जो भी बचे हुए, कितने पढ़ लिए हमने? 5 पढ़ लिए ना, 4 रह गए है ना, 4 हम कल पढ़ेंगे। आज 5 पढ़ लिए। कौन कौन एक बार बोलेंगे आप? अरे मातम नहीं मचाना है भाई तुम तो अच्छे से बोलो ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी। ठीक है ना, इतना ही पढ़ा ना, बाकी कल। थैंक यू वेरी मच, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है।